नमस्कार बच्चों, एमए उत्तरार्ध पंचम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि साहित्यिक निबंध के अंतर्गत विविध विषयों पर साहित्यिक निबंध लिखने को आता है और उसे लिखने के लिए हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। कुछ विषयों पर हम निबंध किस प्रकार लिखें इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। आज हम हिंदी काव्य में राष्ट्रीय भावना इस विषय पर निबंध किस प्रकार लिखें इसकी हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जब हम ये निबंध लिखेंगे हिंदी काव्य में राष्ट्रीय भावना, तो सबसे पहले हम थोड़ा साहित्य के बारे में लिखेंगे कि साहित्य क्या है, साहित्य में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है। इन सब के बाद में फिर राष्ट्रीयता क्या होती है, राष्ट्रीय भावना क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा लिखेंगे। उसके बाद हिंदी काव्य में राष्ट्रीय भावना अपने जो मुख्य बिंदु है, मुख्य विषय है, उस पर आएंगे और उसे भी हम अपनी सुविधा की दृष्टि से अलग अलग भागों में बांट करके करेंगे, जैसे आदिकाल में, भक्ति काल में, रीति काल में और आधुनिक काल में। इस तरह से बांट करके हम राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति हिंदी काव्य में किस प्रकार से हुई है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन आपको पता है प्रेमचंद ने साहित्य को समाज का दर्पण मात्र मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण मात्र नहीं है, अपितु वह समाज के आगे चलने वाली मशाल का कार्य भी करता है। जिस प्रकार से कि मशाल लोगों को रास्ता दिखाने का कार्य करती है, साहित्य भी उसी तरह से समाज को सही रास्ता दिखाने का प्रयास करता है। तो हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हिंदी काव्य के अंतर्गत जो राष्ट्रीय भावना है उसके बारे में साहित्य की क्या भूमिका रही है, साहित्य का क्या योगदान रहा है। क्योंकि राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय भावना एक ही बात है और उसके बिना किसी भी देश की उन्नति और उत्थान संभव नहीं है। यदि हमें किसी देश की उन्नति करनी है, किसी राष्ट्र का उत्थान करना है, तो वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय भावना का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि राष्ट्रीयता की भावना नहीं होगी तो लोग अपने अपने स्वार्थ में लिप्त रहेंगे, त्याग की भावना उनके अंदर से एकदम विलुप्त हो जाएगी। बच्चों, जैसा कि आजकल भी हमको कई बार देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय भावना की कई बार हमको कमी देखने को मिलती है, तो लोग उसके कारण, राष्ट्रीय भावना में कमी होने के कारण कई बार लोग विद्रोह करते हैं और ऐसी ऐसी बातों पर विद्रोह करते हैं जो कि उन्हें राष्ट्र के हित में नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं। तो राष्ट्रीय भावना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एक बालक जब पैदा होता है तभी से उसके अंदर संस्कार रूप में राष्ट्रीयता की भावना माता पिता को डालनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा प्रारंभ में सीखता है वह आजीवन उसके ऊपर ही अमल करता है। तो बच्चों, शुरू में ही यदि हम संस्कार रूप में बच्चों में ये भावना डालेंगे कि यह पृथ्वी अपनी है, इस पृथ्वी से हम बहुत कुछ ले रहे हैं, ये पृथ्वी स्वर्ग से भी बढ़ कर के है। जब हम इस तरह से बात करेंगे, बच्चों को इस धरती में खेलने कूदने देंगे, इस धरती से लगाव रखेंगे, तभी जाकर के उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना पैदा होगी। अपना कौन सा देश है, उस देश के प्रति हमारा क्या योगदान होना चाहिए, उस देश के प्रति हमारा किस प्रकार से लगाव होना चाहिए, ये सब बातें हमें प्रारंभ से ही बच्चों को सिखानी चाहिए। और उसके लिए बहुत सी कविताओं का सहारा लिया जाता है, बहुत सी कहानियों का सहारा लिया जाता है, बहुत से महापुरुषों की जीवनियाँ बताई जाती हैं, बहुत से स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनके संस्मरण और उनकी जो कहानियाँ हैं वो उन बच्चों को सुनाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें साहित्य में मिलती हैं और काव्य के अंतर्गत भी कविता के रूप में हमको मिलती हैं। तो साहित्य से केवल इतनी सी अपेक्षा यदि हम करें कि साहित्य समाज का दर्पण मात्र रहे, ये सही नहीं है। साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि यदि कोई सोई हुई जाति है तो उसको वह जगाने का कार्य करता है। यदि किसी जाति में इस तरह की भावना आ गई है कि जैसा हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, तो नहीं, उसे जगाने का कार्य साहित्य ही करता है। आज भी हम बहुत सी ऐसी कविताएं पढ़ते हैं
पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, जिनके माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह से यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है, दलित लोग हैं, पीड़ित हैं, उनकी जो स्थिति है उसको बदलने के लिए जो विद्रोह का कार्य करता है वह भी राष्ट्रीय साहित्य ही करता है, वह भी काव्य करता है। समाज की जो बहुत सी अनुपयोगी परंपराएं हैं, जन विरोधी भावनाएं हैं, उनको समाप्त करने का कार्य भी कविता के माध्यम से होता है। यानी क्रांति का यदि बीज डालना है तो वह बीज काव्य के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से डाला जा सकता है। बच्चों, आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि यदि हम किसी बात को गद्य में कहें और पद्य में कहें तो पता नहीं क्यों, लेकिन पद्य के माध्यम से कही हुई बात हमारे अंदर तक बहुत अच्छी तरह से और बड़ी आसानी से घर कर जाती है और हम उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। यद्यपि गद्य की बात भी कहानियों के माध्यम से भी, लेकिन कहानियाँ पूरी पढ़ते हैं उसके बाद उसका मूल भाव समझ में आता है। कविता की 4 पंक्ति पढ़ करके ही हम वाह वाह करने लगते हैं और उसका जो भी मुख्य भाव है उसे हम आत्मसात कर लेते हैं और उसके अनुसार हम आचरण करने लगते हैं। तो जो अंधेरे में भटकता हुआ राष्ट्र है, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए यदि कोई मार्ग बताता है, संपूर्ण राष्ट्र की जो धड़कन है उसमें जो प्रवाहमान रूप से जो बहता रहता है वह काव्य है और ऐसा काव्य ही सच्चा काव्य कहलाने का अधिकारी है। इस दृष्टि से यदि हम हिंदी के काव्य को लें, पहले तो काव्य जो है वह साहित्य के लिए ही प्रयुक्त होता था। यह गद्य विधा जो है यह तो हमारे आधुनिक काल में आकर के बनी है। उसके पहले तो ये जो पूरा का पूरा साहित्य था वह काव्य के रूप में ही हमारे सामने आता था। तो हिंदी जो अपने 1000 वर्ष का जो जीवन काल है उसमें पूरे भारत के अंदर जो राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक बन करके हमारे सामने विकसित हुई है। इसमें जितना भी साहित्य रचा गया है वो समाज के उत्थान के लिए, उसकी प्रगति के लिए रचा गया है। और हर युग की बात यदि हम लें तो हर युग में ही राष्ट्रीयता की धारणा जिस अर्थ में आवश्यकता होती है उसी अर्थ में ग्रहण भी की जाती है और उसी दिशा में, उसी प्रेरणाओं को जगाने के लिए साहित्य में उसे स्थान दिया जाता है। राष्ट्रीय बच्चों, अब हम थोड़ा यह देखते हैं कि राष्ट्रीय भावना है क्या। ठीक है, राष्ट्र के बारे में यदि हम राजनीति विज्ञान में देखें तो कहा गया है कि राष्ट्र उसे कहते हैं जिसके कि लोग परस्पर इस तरह जुड़े रहते हैं कि एक दूसरे से अलग होने पर उन्हें दुख की अनुभूति होती है। अर्थात राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? अपने भावनाओं के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो जैसे हमारा देश है, भारत है, देश भी है और भारत राष्ट्र भी है। तो भारत राष्ट्र जो है इसके लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे की प्रगति में अपनी प्रगति समझें, एक दूसरे के सुख दुख में अपना सुख दुख समझें, यही राष्ट्रीय भावना है। तो कुछ लोग साहित्य में जो राष्ट्रीय भावना है उसको बहुत ही संकुचित अर्थ में ग्रहण करते हैं और वो लोग ये मानते हैं कि जो वीर रस से युक्त कविताएं हैं बस वो ही राष्ट्रीय भावना है। यदि राष्ट्रीय भावना में से हम कुछ उदाहरण दे दें जो कि वीर रस की कविताएं हैं, बस उनको हम राष्ट्रीय भावना प्रमाणित करें तो यह गलत होगा। राष्ट्रीय भावना का ये एक ही पक्ष है जिसे कि हम स्वीकार नहीं कर सकते। यह एक बहुत बड़ा पक्ष है। वीर रस की कविताएं राष्ट्र में उत्साह जगाती हैं, ओज जगाती हैं, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्र को और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा राष्ट्र को केवल विरोधियों से युद्ध करने की ही आवश्यकता होती है। ज़्यादातर राष्ट्रों को वह समय गया जबकि आए दिन आक्रमण होते रहते थे और युद्ध की भावना ही मुख्य रूप से रहती थी। अब सबको अपने अपने विकास के बारे में चिंतित रहना होता है। किसी भी राष्ट्र का विकास उसका एक प्रमुख लक्ष्य होता है। तो इसलिए राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत हम राष्ट्र के विकास को लेते हैं, राष्ट्र के प्रति ईमानदारी की भावना को लेते हैं, राष्ट्र की जो खनिज संपदा है उसके प्रति हम जागरूकता रखें, यह भी राष्ट्रीयता के अंतर्गत ही आता है। आज जितना पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उस पर्यावरण के प्रति यदि हम जागरूक रहें, उस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यदि हम चिंतित रहें तो यह राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत क्यों नहीं आना चाहिए।
या राष्ट्र के प्रति हम अपने आजीविका के लिए भी जो कार्य करते हैं वह कहीं ना कहीं हमें राष्ट्र को लाभ पहुंचाए, ऐसी हमको कोशिश करनी चाहिए। हम सभी ठीक है अपने अपने कार्य को करते हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए हम अपने अपने कार्यों का चयन करते हैं, लेकिन उन कार्यों के माध्यम से हम राष्ट्र को भी कुछ दे सकें, हम अपने कार्यों को ईमानदारी से करें, यह भी एक राष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ी भावना होगी। तो यह भी राष्ट्रीयता के अंतर्गत ही। आज हम देखते हैं बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग तरह तरह के भ्रष्टाचार और इन कामों में लिप्त रहते हैं, यह राष्ट्रीय भावना नहीं है। इसके ऊपर भी कविताएं लिखी जानी चाहिए और लिखी जाती हैं। तो राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत हम सभी चीज़ों को ले सकते हैं, हमारे पर्यावरण को ले सकते हैं, हम अपनी भूमि को ले सकते हैं, हम अपनी जलवायु को ले सकते हैं, हम अपनी खनिज संपदा को ले सकते हैं, हम अपने जो कर्तव्य हैं उनके प्रति ईमानदारी बरतने की बात को ले सकते हैं। इन सब हम अपने दलित लोग हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर भी हम ले सकते हैं। तो केवल दलितों पर अत्याचार ही क्यों, एक सामान्य व्यक्ति के साथ नारी के ऊपर या एक घरेलू हिंसा के ऊपर या किसी भी चीज़ पर जो कि हम कहते हैं कि यह एक विडंबना है, यह समाज की विडंबना, उस विडंबना को समाप्त करना, उस विडंबना को समाप्त करना, उस विद्रूपता को, उस सामाजिक कुरीति को समाप्त करने की ओर कदम उठाना एक राष्ट्रीयता की भावना ही है, क्योंकि राष्ट्र को खुशहाल बनाना ही राष्ट्रीयता है। यदि हम यह सोच लें कि हम अपने राष्ट्र को खुशहाल बनाएंगे और उसको खुशहाल बनाने के लिए बच्चों मात्र एक सीमाओं की सुरक्षा ही मुख्य बात नहीं है। सीमाओं की सुरक्षा तो मुख्य बात होने के साथ और भी बहुत सारी बातें हैं, उन बातों की तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए। तो केवल ऐसी कविताएं जो कि सीमा की सुरक्षा से संबंधित हों वही पर्याप्त नहीं है, वह आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। मैं यह नहीं कहूँगी कि आवश्यक नहीं है, बहुत आवश्यक है, लेकिन मात्र वे ही पर्याप्त नहीं है। सीमाओं के अंदर जो राष्ट्र है उस राष्ट्र की किस प्रकार उन्नति हो, राष्ट्र किस प्रकार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब बातें राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत आती हैं। तो केवल मात्र वीर रस का दिग्दर्शन कराना ही संपूर्ण राष्ट्र के प्राण तत्वों का हम उससे अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हिंदी काव्य जो है उसमें भी हम देखते हैं शुरू से अभी तक कि अपनी चेतना में राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय इतिहास, गौरव, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के लिए उत्साहपूर्वक आत्म बलिदान, सामूहिक आक्रोश, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो राजनीतिक उत्थान है, इसकी दिशा में भी साहित्य ने हमेशा से नेतृत्व किया है। तो जो सच्चा साहित्य है वो वही है जो कि देश काल की परिस्थिति के अनुसार नेतृत्व करे। मैंने पहले भी बताया कि साहित्य समाज का दर्पण मात्र नहीं है, उसका कार्य नेतृत्व करना है। तो वही साहित्य सच्चा साहित्य है जो कि देश काल की परिस्थितियों के अनुकूल राष्ट्र का नेतृत्व करे। और वास्तव में ऐसा साहित्य या काव्य ही राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ होता है। कविता जो है वे भावनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति है। एक तरफ तो वो अपना स्वरूप संवारने के लिए जीवन के जो शाश्वत मूल्य हैं उनसे अपनी भाव सामग्री ग्रहण करती है, तो दूसरी तरफ जो सामयिक परिस्थितियां हैं, मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, परंपराएं हैं, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उन सब में भी वह सहायक होती है। अपना जो युगीन सत्य है उससे कट कर के यदि कोई कविता या साहित्य अपनी जीवनी शक्ति को रखना चाहे तो वह संभव नहीं है। राष्ट्रीय भावनाएं अपना जो संपूर्ण रूप है उसकी अभिव्यक्ति तभी पा सकती हैं जब कोई राष्ट्र बहुत से संकटों से गुजरता है और अपने ऐतिहासिक मान मूल्यों की रक्षा करते हुए नए पंथों को खोजता है और उन नए पंथों को, नए रास्तों को खोजने के लिए हमेशा संघर्षरत रहता है। तो इस दृष्टि से जो हिंदी काव्य है वो बहुत ही जीवंत काव्य हम उसे कह सकते हैं। जिस दिन से अपभ्रंश से अलग अपनी पहचान बनाने का उसने प्रयास किया, तभी से उसमें कुछ ऐसी जो संघर्षमयी और संक्रमणकालीन परिस्थितियां थी उनमें समावेश होता चला गया। जब कभी भी राष्ट्र के ऊपर संकट आया, राष्ट्र के पांव डगमगाए, तो हिंदी कवियों ने अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन किया और राष्ट्र के लोगों की सही दिशा उनको दिखाने का प्रयास उन्होंने अपनी कविता के, अपने साहित्य के माध्यम से
लगा। कई बार ऐसा लगा कि देश की जो राष्ट्रीय गौरवशाली मानदंड हैं उनके ऊपर आक्रमण हुए और वो मान मूल्य जो हैं वो अचानक ही विघटन के कगार पर पहुंच गए और चरमराकर गिर पड़ने को ही थे। तभी हिंदी काव्य ने उनको सहारा दे करके गिरने से रोक दिया। काव्य के भीतर एक ऐसी प्राणवायु रही है जिसने कि राष्ट्र के जो अंगारे हैं उनके ऊपर उभरी हुई राख है उसको हटा करके उस अग्नि तत्व को वापस से प्रज्वलित करने का कार्य किया है। वास्तव में यह स्पष्ट है कि हिंदी कविता ने अपने परिवेश में अपने प्रारंभ से ही चिंगारी बन करके राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने का धर्म जो है वह निभाया है। पिछले 1000 वर्ष का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो पूरे देश का जो इतिहास है वह साक्षी है कि हिंदी काव्य ने कभी तो वीर रस के माध्यम से, कभी शांत रस के माध्यम से और कभी भक्ति की संजीवनी शक्ति के द्वारा इस देश को संचित किया है और कई बार उसने राष्ट्रीय भावनाओं को परिशोधन करने का भी पुनीत कार्य किया है। तो हिंदी काव्य जो है उसने राष्ट्रीय भावनाओं को निश्चित रूप से जीवित रखा है और उसमें जो नवीन स्फूर्ति है उसका संचार करके और भविष्य के संघर्ष के अंतर्गत मैंने पहले भी बताया कि केवल सीमाओं की सुरक्षा मात्र नहीं है, जितनी भी चुनौतियां हैं अंदर भी हमारी जितनी भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के आगे टिकने का जो एहसास है वह भी उस साहित्य के माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि उन चुनौतियों से किस प्रकार निजात पाएँ, उन चुनौतियों के प्रति किस तरह से हमें कार्य करना चाहिए, किस तरह से जहाँ कहीं कुछ गलत हो रहा है उसके प्रति हमें विद्रोह करना चाहिए। इन सब बातों का समावेश हमें साहित्य के अंतर्गत मिलता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत विभिन्न कालों में साहित्य में हमको राष्ट्रीय भावना किस प्रकार देखने को मिलती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।